तो देखिए, सबसे पहले आके आपको इसका थोड़ा बहुत बेसिक पता है इस चैप्टर का, बताइए यस या नो। नो सर। ठीक है, तो देखिए क्या सीन है, ये क्या होता है आप सबको इतना पता होगा कि पहले मैं बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। केमिकल तो सबको पता है, इक्विलिब्रियम जो टर्म आया, इस टर्म का सेंस क्या है आपके दिमाग में पता होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि एक रिएक्टेंट जो होता है, राइट, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन। और रिएक्शन दो तरह की होती है, सबको पता होगा, एक रिवर्सेबल होती है, एक इरिवर्सेबल होती है। तो रिवर्सेबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो दोनों डायरेक्शन में चल सके, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सके, ऐसी रिएक्शन को रिवर्सेबल रिएक्शन बोलते हैं। जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है उसको अपन इरिवर्सेबल रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसा साइन लगाते हैं अपन रिवर्सेबल रिएक्शन का। तो इसमें क्या है, एक ऐसी सिचुएशन इस रिएक्शन की, ठीक है, उस सिचुएशन का नाम इक्विलिब्रियम बोला अपन ने। उसका मतलब क्या है बेटा, उस सिचुएशन का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यदि रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाए, ठीक है, यदि रेट बराबर हो जाए। रेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो मान लो किसी टाइम पे इसके 5 मोल है, इसके 4 मोल है, और रेट बराबर है। रेट का मतलब क्या है, यदि 1 सेकंड में ए के 2 मोल बी में कन्वर्ट होते हैं, तो बी के भी 1 सेकंड में 2 मोल ए में कन्वर्ट होते हैं। सही है, मतलब क्या, यदि ए के 2 मोल बी में कन्वर्ट हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो बी के भी 2 मोल कन्वर्ट हो रहे हैं 1 सेकंड। बताओ, तो कभी ये 5 चेंज होगा क्या? देखो, जब यहां से ए 2 मोल कम होगा तो इधर से 2 मोल बन के आ जाएगा। तो बताओ, कभी ये 5 चेंज होगा और कभी ये 4 चेंज होगा क्या? नो सर। तो दूसरी बात, मतलब रेट सेम होने से क्या होगा, कंसंट्रेशन विल बिकम कांस्टेंट। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब मोल बाय वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। तो एक ऐसी सिचुएशन रिएक्शन की जहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाए, मतलब जितनी रिएक्शन आगे जा रही है उतनी ही पीछे। मतलब मान लो आप 2 सीढ़ी नीचे चढ़ते हो, तो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ आप, 2 सीढ़ी नीचे 2 सीढ़ी ऊपर, तो क्या आपकी कभी पोजीशन चेंज होगी क्या? आप एक ही पोजीशन पे खड़े रहोगे ना? तो यस सर। सेम रिएक्शन के साथ हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन विल बिकम कांस्टेंट। जैसे मान लो मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है बेटा, मान लो कोई रिएक्शन है, तो मैंने कहा ऐसा ग्राफ आ गया। तो देखो कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा, ये कांस्टेंट दिख रहा है सबको। ये मान लो रिएक्टेंट का, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है जो बढ़ रहा है, ये रिएक्टेंट का जो घट रहा है, जो घट रहा है वो रिएक्टेंट का होगा और जो बढ़ रहा है वो प्रोडक्ट का होगा। देखो इस टाइम पे देखो कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट दिख रहा है सब लोगों को। तो कोई पूछेगा क्या ये ग्राफ इक्विलिब्रियम में है क्या? तो बोल दो यस यस। सर। जैसे मान लो मैं एक ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे लिखूं रेट, यहाँ पे टाइम, तो रेट क्या देखने मुझे इक्वल, तो रेट मान लो कोई ऐसे बना दे, ये एक रेट है और ये एक रेट है। तो देखो ये रेट देखोगे तो रेट देखो यहाँ पे क्या इक्वल हुई क्या रेट? देखो यहाँ पे कांस्टेंट हो गई रेट, इधर ये कांस्टेंट हो गई, ये कांस्टेंट हो गई, लेकिन इक्वल नहीं हुई। तो ये ग्राफ इक्विलिब्रियम पर नहीं है, क्योंकि रेट कैसे देखनी है आपको, इक्वल देखनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो कि ये ग्राफ है, तो ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो देखो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, यदि ये इक्वल हो जाए, रेट क्या देखनी है मुझे बेटा, इक्वल। इक्वल कैसे, ये इधर आया ये इधर आया, देखो दोनों रेट इक्वल हो गई। ये मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन की है, तो ये ग्राफ किस पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे। मेरी बात समझ रहे हो? तो रेट आपको इक्वल होनी चाहिए, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको? सर ये सेकंड वाला इक्विलिब्रियम नहीं है बेटा देखो सेकंड वाले में क्या है, रेट बढ़ रही है, ये कांस्टेंट हो गई, रेट बढ़ रही है कांस्टेंट हो गई। तो रेट कांस्टेंट नहीं देखनी, रेट मुझे क्या देखनी है, इक्वल। मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट है, बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट है, तो इक्वल थोड़ी ना हुई। यस सर। तो रेट मुझे इक्वल देखनी है और कंसंट्रेशन क्या देखना है मुझे, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ऐसी सिचुएशन को बोलता है, हाँ जी बेटा। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, स्टार्टिंग से मतलब कहां से, मैंने बोला कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्शन की एक ऐसी सिचुएशन जहां पर रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर जाए, मतलब जितनी रिएक्शन आगे चलेगी उतनी रिएक्शन पीछे चले,
ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और ऐसा होने से कंसंट्रेशन ना कांस्टेंट हो जाता है, ये बताया मैंने। क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, इसको सर लिखेंगे। ग्राफ्स में पे कैसे पता चल रहा है कि इनकी कंसंट्रेशन इक्वल है? बेटा वाई एक्सिस को देखना, बेटा वाई एक्सिस को देख, वाई एक्सिस को यदि तू देखेगी, जैसे ये वाला ग्राफ है, इधर कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, तो देख कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया ना, ये देख चेंज नहीं हो रहा। Yes, sir. तो ये अब ये देख, ये रेट है, रेट यहाँ पे कांस्टेंट हो गई, इक्वल नहीं हुई, इसलिए ग्राफ इक्विलिब्रियम पे नहीं है सेकंड वाला। थर्ड वाले में रेट देख इक्वल हो गई, सही है? Yes, sir. रेट इक्वल हो जाए, ठीक है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसको लिखो फटाफट, फिर इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे बात करें। डन बेटा? तो मैं इसको भी बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं आपको, तो हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए जितना गिवन है उससे, ठीक है? तो थोड़ा लिखने पे आप जल्दी करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। डन सर। हाँ, लिखना जरूरी हो रहा है ना, लिखते रहना। जल्दी से लिख रहे हैं बस। हाँ, मतलब लिख लो, लिख लेना, ऐसा नहीं कि स्किप भी कर दो, क्योंकि नोट्स बनेंगे तो आपको रिवीजन आ जान रहा है। अपनी नोटबुक से ना रिवीजन बहुत जल्दी होता है यार, वो पीडीएफ से ना रिवीजन नहीं होता है। सर आप पीडीएफ सेंड कर दिया करो ग्रुप में नोट्स की, क्योंकि वहां पे तो नोट्स सेंड करता हूँ ना पीडीएफ, आपके उसमें जाओ ना। नहीं, नोट्स की पीडीएफ सेंड करता हूँ बेटा, सारा अपलोडेड है, चेक किया आपने? सर वहां पे लेट अपलोड होते हैं। क्या? सर नोट्स वहां पे लेट अपलोड होते हैं। नहीं, नोट्स तो मैं इमीडिएट कर देता हूँ, जैसा अभी क्लास के बाद लास्ट तक के यस अपलोडेड सर। है, इसलिए क्लास में लिख लिया करो ना, झंझट खत्म यार। चलो देखो, आपने ये एनवी वाला क्या बताया था सर? एमजी वाला तो कुछ नहीं बताया। नहीं सर, एनवी। मोल बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन मोलैरिटी होता है। अच्छा ओके सर। सर ग्राफ आप एक बार ये वाला ग्राफ बता दो। कौन सा वाला? सर रेड और येलो। रेड येलो कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बताना लड़की। फर्स्ट सेकंड थर्ड से तीनों बताऊं? यस सर। तो देख लड़की, मैं क्या कह रहा हूं कि ग्राफ में यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो देख, ये कंसंट्रेशन इधर आया, ये आया, कांस्टेंट हो गया, ये दिख रहा है कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम पे है। रेट, रेट इक्वल देखने, देख ये रेट इस रेट के इक्वल थोड़ी ना है, रेट अलग अलग है ना दोनों। जब भी रेट आएगी तो तुझे क्या देखना है, इक्वल होनी चाहिए। ये रेट इसके इक्वल नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन देख यहाँ पे रेट हो गई इक्वल, तो इक्विलिब्रियम में। तो रेट इक्वल कंसंट्रेशन कांस्टेंट, समझी? ओके सर। ठीक है, चलिए अब फटाफट से हम लोग डेरिवेशन देखेंगे छोटा सा। तो एक लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, चलिए तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है बेटा, वो आपको सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि कोई भी रिएक्शन है, जैसे मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिविंग C ऑफ C D ऑफ D, ऐसी कोई रिएक्शन है, तो लॉ ऑफ एक्शन बोलता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। क्या मतलब है, डरना मत, जैसे बताता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन वो है, बताओ कौन कौन रिएक्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कोई बताएगा मुझे? जो रिएक्शन मैंने लिखी है, कैपिटल A और कैपिटल B रिएक्टेंट है, दिख रहा है सबको? यस सर। तो रेट को कैसे लिखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, बराबर क्या होगा कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी है, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिखाता है, ठीक है? एक सेकंड, रेट बराबर, तो देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को बोलेंगे KF, ये रेट कांस्टेंट है, तो क्या आएगा, जो रिएक्टेंट है उसकी स्टोइकियोमेट्री रख देंगे। तो देखो A और B हमारे क्या है, रिएक्टेंट है,
तो उनका कंसंट्रेशन और उनकी जो भी बैलेंसिंग आगे लिखी हुई है ना वो लिख देंगे। जैसे रेट ऑफ, ये थी फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब मैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो के बी हो जाएगा रेट कांस्टेंट। और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए कौन रिएक्टेंट है बेटा? सी है और कौन है? बी। और रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अच्छा ये लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। अच्छा यदि इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम पे आप सबने क्या पढ़ाई करी है? इक्विलिब्रियम पे भी आपने पढ़ाई करी है कि ऐसी सिचुएशन होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके बराबर हो जाती है? रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाती है। तो बराबर कर देते हैं, तो बराबर करेंगे तो क्या आएगा? के एफ ए रेज टू द पावर ए बी रेज टू द पावर बी इक्वल्स टू के बी सी रेज टू द पावर सी डी रेज टू द पावर डी। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो देखिए इसको मैं लिख दूं मान लो ऐसे कि kf by kb gives c raised to the power c d raised to the power d a raised to the power a b raised to the power b। सही है? अब देखो ये कांस्टेंट बाय कांस्टेंट है, ये नया कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज c raised to the power c d raised to the power d a raised to the power a b raised to the power b। डरना मत, मैं अभी आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो सॉरी मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आसान लगेगा। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है, मान लो N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। इसका मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो बहुत ही आसान है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? प्रोडक्ट कौन है? NH3, उसकी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। ऐसे ही N2 की पावर 1 H2 की पावर कितना आ जाएगा बेटा? 3। ऐसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, से PCl5 gives PCl3 plus Cl2, और यदि मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 रेज टू द पावर 1 Cl2 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय PCl5 रेज टू द पावर 1। क्या सबको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। लिखेंगे बेटा। अब नीट के सवाल पे जाएंगे। इसके बाद इतना समझने के बाद हम नीट के क्वेश्चन पे आ गए हैं। लिखिए फटाफट आप। सर जो आपने एग्जांपल बताया एक बार पीसीएल वो बता वाला। दो। हाँ तो बेटा ये दोनों प्रोडक्ट है, PCl3 और Cl2 प्रोडक्ट है, उनकी स्टोइकियोमेट्री 1 1 है, और नीचे PCl5 से डिवाइड कर दिया, उसकी स्टोइकियोमेट्री भी 1 है। सही है? प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे, प्रोडक्ट को ऊपर। बेटा यही तो हुआ, देख COD क्या है? अपना प्रोडक्ट। तो तूने डेरिवेशन भी तो करा, COD ऊपर आए ए और बी नीचे आए। ओके सर। सर अगर इनकी स्टोइकियोमेट्री अगर सेम नहीं हुई तो फिर क्या होगा? कुछ भी हो बेटा, सेम मतलब सेम कब बोला मैंने? ये देख N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 ट्वाइस, जो स्टोइकियोमेट्री हो पावर में चली जाएगी, कुछ भी हो। सही है? ये दोनों Yes, एग्जांपल अलग अलग है ना बेटा, देख दोनों तरह के एग्जांपल इसलिए लिए मैंने। अच्छा सर, स्टोइकियोमेट्री मतलब जो H2 के आगे लिखा है वही होता है ना? हाँ, बैलेंसिंग जो नंबर लिखा होता है। ओके सर। सर स्टोइकियोमेट्री उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है ना? वॉल्यूम के इक्वल नहीं होता बेटा, स्टोइकियोमेट्री तो बैलेंसिंग होता है, सिंपल। आगे बढ़ जाऊं? नो सर।
डन, बढ़ सकते हैं आगे आई थिंक। यस सर। परफेक्ट। तो देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या, यहाँ पे नीट का क्वेश्चन आ सकता है, यूनिट ऑफ के की बात करेंगे बेटा। यूनिट ऑफ के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो के होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है के सी, जब सी लिखते हो, सी मतलब कंसंट्रेशन, तो आप सारे कंसंट्रेशन के टर्म लिखते हो, प्रोडक्ट लिखते हो, उसका स्टोइकोमेट्री पावर में चढ़ाते हो, रिएक्टेंट डिवाइड करते हो, उसका स्टोइकोमेट्री ये होता है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा केपी। जब आप केपी लिखते हो ना, तो वही चीज है, बस प्रेशर आ जाते हैं सारे, और स्टोइकोमेट्री सेम रहेगी, बस प्रेशर के टर्म्स आ जाएंगे, सब कुछ सेम रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो कंसंट्रेशन की जगह सिर्फ प्रेशर आ गए, स्टोइकोमेट्री एज इट इज रही बेटा, ठीक है। तो उसको बोलने लग जाता है केपी। तीसरा होता है बेटा के एक्स, ठीक है। एक्स होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पता है सबको, तो मोल फ्रैक्शन आ जाता है बस। आपने सॉल्यूशन में पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन एटलीस्ट। यस सर। यस सर। जब अपन मोल फ्रैक्शन लिखते हैं ना, तो वो के एक्स हो जाता है। जब प्रेशर लिखते हैं तो केपी सी ए पढ़, पहली चीज। दूसरी चीज, अब यूनिट का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो पहले इसकी यूनिट बना रहे हैं, तो देखो केसी की यूनिट बनाने के लिए हमें कंसंट्रेशन की यूनिट पता होनी चाहिए। क्या बोलो बेटा? केसी यानी कंसंट्रेशन ना? हाँ, सी मतलब कंसंट्रेशन, तो सारे कंसंट्रेशन के टर्म आएंगे। पी मतलब प्रेशर, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या बनेगी बताओ? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या है? मोल पर लीटर ही तो है, मोल बाय वॉल्यूम बताया था। तो यदि मैं सी की यूनिट की बात करूं तो क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स की पावर सी। ऐसे डी की यूनिट क्या होगी? यूनिट की बात कर रहे हैं, मोल लीटर इनवर्स की पावर डी। ऐसे ही ए की यूनिट भी क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स की पावर, मैं यूनिट की बात कर रहा हूं ए। बी की क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या बेटा? बी। तो अल्टीमेटली यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट क्या आ जाएगी देखो सब लोग, मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या लिख सकते हो बताओ? ऊपर वाली पावर ऐड हो जाएंगी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इतना समझ में आता है सबको? यस सर। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज डिफाइन करेंगे, डेल्टा एन एक चीज डिफाइन कर रहे हैं। डेल्टा एन क्या बेटा? सी प्लस डी, मतलब प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्री जोड़ के उसमें से रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्री घटा देंगे। तो केसी की यूनिट क्या आ जाएगी? पहली यूनिट आ गई मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या आ गई बेटा? डेल्टा एन। मेरी बात समझ रहे हो? बताइए। अब निकालते हैं केपी की यूनिट। केपी की यूनिट कैसे निकालोगे? देखो केपी में क्या होगा, इसकी यूनिट होगी एटीएम। मान लो प्रेशर की यूनिट एटीएम होती है, तो देखो एटीएम आ जाएगा, उसकी पावर सी। ऐसे ही एटीएम की पावर कितनी आ जाएगी? डी। ऐसे ही एटीएम की पावर कितनी आ जाएगी? ए। ऐसे ही एटीएम की पावर कितनी आ जाएगी बेटा? बी। तो इसमें क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? एटीएम की पावर क्या आ जाएगा? सी डी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। हाँ यस। इसको डेल्टा एन लिख सकते हैं। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन। अच्छा बताओ मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है खुद की? कोई बता सकता है मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल फ्रैक्शन आपको ऐसे बताया था, मान लो एक्स ऑफ ए डिफाइन करना है, तो एक्स ऑफ ए क्या होगा बताओ? यदि मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज का डिफाइन करते हैं, तो एक्स ऑफ ए डिफाइन करते हैं तो क्या होता है? मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल। ऐसे पढ़ाया था यार। तो मोल बाय मोल, तो मोल से मोल की यूनिट कट जाएगी। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन कैसी क्वांटिटी होता है बेटा? यूनिट लेस। कैसी क्वांटिटी होता है? यूनिट लेस। तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। तो के एक्स की यूनिट कैसी आ जाएगी बेटा? के एक्स क्या होगा? यूनिट लेस। इतनी बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। जैसे सुनो एक एग्जांपल ले लेते हैं, शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन यहाँ कहीं ले लेता हूँ। मान लो N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, है ना। मान लो इसके लिए मुझे KX की यूनिट लिखनी है, KC या KP की यूनिट लिखनी है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन का डेल्टा एन डिफाइन कर लो आप। इस रिएक्शन का डेल्टा एन क्या होगा? डेल्टा ना C प्लस डी, तो प्रोडक्ट में तो खाली 2 ही है बेटा, C प्लस डी के नाम पे तो 2 ही है, माइनस रिएक्टेंट में क्या है? एक, ये है 3, तो 4। तो डेल्टा एन कितना आ गया इसका? -2 आ गया। तो इसके केसी की, इसकी यूनिट ऑफ केसी लिखूं मैं, तो यूनिट ऑफ केसी क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी आ जाएगी बेटा? -2। सही है। इसके केपी की यूनिट लिखूंगा तो क्या आ जाएगी? एटीएम की पावर कितनी आ जाएगी बेटा? -2। और के एक्स की यूनिट कैसे आ जाएगी बेटा? यूनिट लेस।
क्लियर है क्या? देखिए अभी सबको समझ में आएगा, मैंने एग्जांपल भी लिया नीचे। यस सर। चेक कर लीजिए फटाफट, सब चेक करेंगे, लिखेंगे, फिर हम आगे सर बढ़ेंगे। ये ब्लू वाले में डेल्टा एच कैसे आया? डेल्टा एच का लिख दिया बेटा। सर ये मोल इनवर्स आपने डेल्टा एच लिखा है, ब्लू वाला जो फर्स्ट वाला आपने करवाया लास्ट में। मतलब कौन सा? यहाँ ये केसी सर हाँ, इसकी सबसे लास्ट में मोल इनवर्स डेल्टा एच डेल्टा एन है बेटा, डेल्टा एन, डेल्टा एच नहीं है बेटा, डेल्टा एन। डेल्टा एन मैंने डिफाइन करा, देख ऊपर देख, डेल्टा एन क्या है मेरा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, तो डेल्टा एन है। सही लड़की? डेल्टा इसको एन है डेल्टा, सर। हाँ डेल्टा एन बोल रहा हूँ इसको, डेल्टा एन। डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री माइनस रिएक्टेंट का, जैसे 2 माइनस ओके 3 सर। प्लस 1। समझी क्या? सर एक बार और पीला वाला बता, मतलब येलो वाला बता दो आप। देखो केपी मैंने बोला कि केपी होता है, मान लो पीसी, ये सब प्रेशर सर लिख ये दिए। नहीं, नीचे वाला लास्ट वाला। ये बेटा यही था, देखो N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 gives twice of NH3 है, तो पहले डेल्टा एन निकाल लेते हैं। डेल्टा एन क्या होता है? प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्री का सम, तो मेरे प्रोडक्ट में स्टोइकियोमेट्री में 2 है खाली, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, तो 2 माइनस 4, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई बेटा। यस सर। तो केसी यूनिट क्या देख, मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल्टा एन, मैं लिखा मोल लीटर इनवर्स की पावर -2। केपी यूनिट क्या है? एटीएम की पावर डेल्टा एन, तो एटीएम की पावर -2, और केएक्स तो होता है यूनिटलेस है। सही है भाई? अभी क्लियर है? यस ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए फटाक से। सर, हम इसमें कंसंट्रेशन को किस में लेंगे? मोलैरिटी कंसंट्रेशन मोलैरिटी होता है बेटा, अभी बताया था, कंसंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम, तभी तो उसकी यूनिट लिख रहा हूं ना, मोल लीटर इनवर्स, यहीं से तो लिख रहा हूं बेटा, मोल लीटर इनवर्स। समझी? सर, पर कंसंट्रेशन के अंदर तो बहुत सारा पड़ा था, हमने करते हाँ, थे। लेकिन कंसंट्रेशन का जनरल मीनिंग मोलैरिटी होता है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं अलग अलग, लेकिन जब कंसंट्रेशन को इन जनरल लिखते हैं तो मोलैरिटी लिखते हैं। ठीक है? ओके सर, यस सर, क्लियर है अब। और देख लीजिए सब लोग अच्छे से। अब अपन को अगला टास्क पता क्या करना है? इन तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है आपस में, इनके आपस के रिलेशंस फाइंड आउट करना है, कि केपी को केएक्स से रिलेट करना है, इन तीनों को आपस में इंटर कन्वर्जन सेट करना है इनका। आप इतना लिखेंगे, फिर मैं आपको इंटर कन्वर्जन पढ़ाऊंगा फटाफट। डन सर। डन, सबका हो गया? नो सर। सर, हमें वैसे पता कैसे चला कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डेल्टा एन होता है? ये तो बेटा डिफाइन किया है खुद से, पता नहीं चला, खुद से बोला है। ऐसे एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया ना, हमेशा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी लिखेंगे तो गड़बड़ सी लगेगी ना, तो उसको छोटा करने के लिए लिख दिया है ना, वो ऐसे सर नोटेशन डेल्टा है। एन की जगह कुछ और ही लिख सकते हैं हम? नहीं, वो कुछ और नहीं लिख सकते हैं, लिखना वही है। लिख सकते थे यदि तुम पहले इसको इन्वेंट करते तो, बट अभी तो ये लिखना पड़ेगा। ओके सर। तो आगे बढ़ जाए इसी खुशी में। यस सर। चलो अब देखो आगे सिखाते हैं। अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। देखो कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा
सबने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो सीखा हुआ है, एटलीस्ट सुना हुआ है ना यार? बोलो हाँ या ना, सुना है सबने? सर चलो Yes, बहुत ही sir. बढ़िया, यदि आपने अपना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी सुना है तो एक बार बताओ, मैं लिख सकता हूँ P बराबर N बाय वी आर टी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ यार? सही है, V को नीचे भेज दिया। अच्छा, N बाय वी क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम, अभी भी पढ़ाया था। कंसंट्रेशन, तो P इक्वल्स टू सी आर टी भी लिख सकता हूँ यार। इसका Yes, मतलब यदि मैं प्रेशर ऑफ ए लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू आरटी। सही है, इस रिलेशन के हिसाब से। यदि मैं प्रेशर ऑफ बी लिख रहा हूं तो आई कैन राइट कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू आरटी। इफ आई एम राइटिंग पीसी तो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू आरटी। ऐसे यदि मैं पीडी लिखना चाहता हूं तो कंसंट्रेशन डी इनटू आरटी। सही बात है कि नहीं बात है यार? बिल्कुल सिंपल रिलेशन से आया। अच्छा, यदि आपको ये समझ में आया तो अभी आपने पढ़ा कि सर केपी का फॉर्मूला हम ऐसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, है ना? तो मैं इन सब में पीसी, पीडी, पीए, पीवी वैल्यू पुट कर रहा हूं। वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो पीसी की वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, आरटी की पावर सी। फिर पीबी की जगह पुट कर रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, आरटी की पावर बी। ऐसे ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर हो रही हो रही है सर। और ये सर तेरा हो रही है। इंटरनेट तेरा सर इंटरनेट मेरे चला में गया, नहीं हो रही तेरा इंटरनेट चला गया लड़की, फिर से एक बार कर, ठीक है? ए की वैल्यू पुट कर ही बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं। सही भाई? दिखाई नहीं दे रही यस सर। लड़की कितनी परेशान हो गई है। रुक जा लड़की, होनी चाहिए बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी हो रही है? यस सर अब हो रही है ठीक है, तो मैंने पीए, पीबी, पीसी, पीडी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है? तो पीसी की जगह लगा कंसंट्रेशन, ये पूरी वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा, वैल्यू पुट करने के बाद क्या है देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, डी की सॉरी डी की गड़बड़ कर दिया, डी की जगह बी पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? तो देखो सी की जगह डी की जगह पुट करना चाहिए ना, कंसंट्रेशन डी की पावर डी, आरटी की पावर डी, और बाकी जब सही किया है मैंने, है ना? तो देखो क्या बन गया, सी रेज टू द पावर सी, डी रेज टू द पावर डी, ए रेज टू द पावर ए, बी रेज टू द पावर बी, और क्या बन गया देखो, आरटी की पावर क्या बन गया बोलो सब लोग, सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी। सही है? अच्छा, अब देखो ये क्या बन गया सब बोलो, ये क्या चीज है? केसी दिख रहा है सबको ये? यस सर। यस सर। केपी किसके बराबर है? केपी आ गया केसी, और आरटी की पावर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एन। ये याद रखना, ये डायरेक्टली नीट में सवाल आ चुका है, ठीक है? देखो सर, ड्राइव एक बार करके ये देखो वाला सब repeat लोग। कर दो, ये जो आपने बॉक्स में लिखा है। कौन सा बेटा? ये सर बॉक्स वाला। ये नहीं सर नीचे बेटा ये तो केसी बन गया, देखिए केसी बन गया, दिख रहा है? ये तो केसी बन गया, तो केसी लिख दिया। आरटी की पावर सी प्लस डी ए माइनस बी, सी प्लस डी ए माइनस बी क्या होता है? डेल्टा एन, बस। तो केपी बराबर केसी, आरटी की पावर डेल्टा एन, दैट्स इट। सिर्फ बाहर डेल्टा एक्स लिखा है। अरे नहीं, बाहर तो स्टार लगाया था बे, ये ले, ये कुछ नहीं। सही है? देखिए ड्राइव करके देख लो, अपने हाथ से ड्राइव करके देख लो, बहुत इजी है। देखो ये पता है, ये चारों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा, इतना आसान है। करके देखो फटाफट फटाफट सब लोग। हो गया? अभी समझ में आ गया भाई? बताओ भाई। यस सर आ गया। फटाफट देख लो सब लोग करके, थम्स अप कर दो समझ में आ गया तो अगले डेरिवेशन पे चलेंगे। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, आपने बोला आपको बेसिक नहीं आता है, दैट्स व्हाई। नहीं तो मैं सब कुछ डायरेक्ट लिखता, इसलिए थोड़ा थोड़ा फटाफट मुझे बताते रहो। कुछ दिक्कत है पूछ लो, कोई बात नहीं, आना चाहिए ये सब। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें पर आनी चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन
से काम नहीं चलता है वैसे, ठीक है, तो आपको आना चाहिए ये सब, ये हेल्प भी करता है। तो थर्मो के आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे आपने सारे बनाए, क्योंकि हमने थर्मो में टाइम दिया था ठीक ठाक बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में आई थिंक। तो उसको दोबारा पढ़िए, इसको पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, फटाफट होता जाएगा। तो आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो आगे देखते हैं। रह गया। अब हमने रिलेशन में केपी को केसी से रिलेट कर दिया, अब हम केपी को केएक्स से रिलेट करेंगे, तो तीनों आपस में रिलेट हो जाएंगे। केपी को केसी के साथ कर दिया रिलेट, अब केपी को केएक्स के साथ करेंगे। यस सर डन। चलिए सुनाओ, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स, ठीक है। तो एक लॉ होता है डाल्टन्स लॉ, मुझे पता है आपको नहीं आता होगा, यदि आता है तो बहुत ही अच्छा है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो उसको यूज करूंगा। इसके हिसाब से क्या है देख लीजिए, मान लो एक बॉक्स है, उसके अंदर ना मान लो ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, जितनी भी गैसें हैं, तो किसी भी गैस का यदि प्रेशर निकालना हो ना, प्रेशर ऑफ ए होता है बेटा याद रखना, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर। ये सॉल्यूशन में भी मैंने आपको सिखाया था, याद हो तो, यदि आपने इसमें से सॉल्यूशन पढ़ा है तो किसी भी गैस का प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ कि यदि मैं पी ए डिफाइन कर रहा हूं तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल। यदि मैं पीबी डिफाइन कर रहा हूं तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। यदि मैं पीसी डिफाइन कर रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टोटल। ऐसे यदि पीडी डिफाइन कर रहा हूं तो ऐसे रहेगा, सही है। अब इन चारों की वैल्यू वापस से केपी में रखेंगे। केपी क्या था अपना, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। अब ये आप करोगे मेरे लिए, आपको ये चारों वैल्यूज दिख रही है, ठीक है। इनको इसमें डालो और मुझे रिलेशन बताओ, सब लोग करके बताओ फटाफट। ये तो डाल्टन्स लॉ से आया है, ये मैंने इधर लिखा साइड में, तो ये चारों चीजें लिखी, इन चारों को इसमें डालो, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा फटाफट सब लोग, क्या रिलेशन आएगा केपी और केएक्स में। क्या रिलेशन आ रहा है, कोई बताएगा? सर अभी कर रहे हैं। अच्छा साक्षी सिंह का सही आंसर आया एकदम। तो ये आना चाहिए, देखो केपी बराबर के एक्स पी टोटल की पावर डेल्टा एन। कर लो फटाफट सब लोग, आया कि नहीं आया भाई, थम्स अप करते जाओ जितने लोग का आता जाए आंसर। तो ये कैसे आया? बेटा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ये सारी वैल्यू इसके अंदर डाल दे, अपने आप आ जाएगा, खुद से चल के आएगा आंसर, तुझे कुछ करना ही नहीं है, डाल के देख अपने आप आ जाएगा।
थम्स अप करते जाना सब लोग, मुझे पता चल जाएगा यार किसका आया किसका नहीं आया। आ जाएगा, कुछ नहीं करना बेटा, ये वैल्यूज डाल दे, पीसी की, पीडी की, पीए की, पीबी की वैल्यू डाल दे, अपने आप आंसर दिखेगा जो मैंने लिखा है। सर और केपी इक्वल टू केसी गलत है? हैं? क्या गलत है? केपी इक्वल टू अगर केसी लिखेंगे तब गलत है ना बेटा, केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एन, वो अलग रिलेशन था। हम तो केपी और केएक्स में रिलेशन निकाल लेना बेटा। तो के एक्स मोल फ्रैक्शन होगा ना? हाँ, तो जब तू इसमें वैल्यू रखेगी तो सब एक्स एक्स आएंगे, तो केएक्स ओके बनेगा सर। वो, समझी? करके बताओ फटाफट सब लोग, सबका आना चाहिए ये। यस सर, अब आ गया। आ गया, बहुत लोग का आ गया, बहुत ही लोग का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जल्दी जल्दी करो भाई। सर तो नीट में तो ऐसे मतलब केपी केसी या के एक्स को ऐसे करके पूछा जाएगा, जब तो हम निकाल पाएंगे कि के एक्स क्या है ये। निकालना थोड़ा, याद रखना है, निकलवाया तो मैंने, लड़की सवाल आएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ये 4 नंबर, डेरिवेशन नहीं, ये तो मैं करा रहा हूँ तुझे सब कुछ, ठीक है? याद रहे तुझे चीजें। ओके सर। हमारे स्कूल स्कूल खुले क्या? नो सर, अभी तो नहीं खुले। अच्छा, हमारे यहाँ तो खुल गए यार। चलो, सर 1-2 दिन में हमारे भी खुल जाएंगे। अच्छा, सही है, आगे बढ़ जाए। यस सर। बहुत ही बढ़िया यार। अब सुनो, एक सर 1 नीट मिनट स्क्रीनशॉट लेने दो प्लीज। लिखी ले लड़की, क्या स्क्रीनशॉट लेगी? कॉपी किताब लेके पढ़ा करो बैठ के, ऐसे लेट वेट के मत पढ़ा करो, जैसे मैं, मुझे ऐसा लगता है जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो बहुत लोग लेट के पढ़ रहे होंगे ऐसे, सर तो नोट करते हैं। हाँ थोड़ा, इट्स जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास, बट आप दूर से पढ़ सकते हैं, तो उसका नेगेटिव एडवांटेज कम लेना चाहिए, लेना तो चाहिए एडवांटेज, एज ए स्टूडेंट मैं भी लेता, ठीक है, लेकिन कम लेना चाहिए, मतलब ऐसा है। फाइन, तो अब हम नीट के एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, जिसको बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। इसको समझेंगे यार, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, क्यू टी आई ई एन टी होते हैं, क्वोशिएंट देख लेना जो भी होता है, ठीक है? तो दिस इज क्यू। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो मैंने आपको सिखाया कि यार कोई भी ऐसी हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है यार, तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है? जब के इक्विलिब्रियम आप लिखते हो तो लिखते हो आप कंसंट्रेशन C raised to the power C, D raised to the power D, A raised to the power A, B raised to the power B। लेकिन ये कंसंट्रेशन किस टाइम की होती है, मतलब ये वैल्यू कंसंट्रेशन की, ये सब इक्विलिब्रियम पे रहती है, मतलब जो भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना यहाँ पे, वो किस टाइम की रहेगी? इक्विलिब्रियम की रहेगी। मान लो इक्विलिब्रियम की नहीं लिखूं मैं, किसी भी रैंडम टाइम पे मैं कंसंट्रेशन लिख दूं, ऐसा आपने बोला टी बराबर 5 मिनट पर आएगा भाई इक्विलिब्रियम, तो टी बराबर 5 मिनट पे तो जो कंसंट्रेशन है लिख दी, मान लो मैं किसी भी टाइम पे लिखता हूं, तो उससे बनता है क्यू। क्या बनता है? क्यू। देखो क्यू और के में फर्क नहीं है फॉर्मूले में, फर्क किस बात का है? जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना बेटा इनकी, वो वैल्यू यदि इक्विलिब्रियम के टाइम वाली कर रहे हो, एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम के टाइम वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो वो के कहलाएगा, अदरवाइज क्यू कहलाएगा। अब क्या हो सकता है? देखो, यदि तुम्हारा जो क्यू है वो के बराबर आ जाए, क्यू किसके बराबर आ जाए? के, तो आप बोल दोगे कि ऐसी रिएक्शन में क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम। भाई क्यू तो किसी भी टाइम पे हो सकता है, मान लो क्यू, आप क्यू डिफाइन करते जा रहे हो, जब क्यू की वैल्यू के बराबर पहुंचेगी, इसका मतलब उस रिएक्शन में क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया बेटा। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब इसके अलावा दो केस बन सकते हैं, क्यू की वैल्यू छोटी हो सकती है के से, क्यू की वैल्यू बड़ी हो सकती है। तो क्यू एक वेरिएबल टर्म है, क्यू एक वेरिएबल टर्म है ना, फिक्स टर्म है के इक्विलिब्रियम। तो जब क्यू की वैल्यू बढ़ घट के बराबर आ जा रही है, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया, है ना? तो अब जब ये नहीं आया तो कहां रिएक्शन जाएगी? तो अब हमेशा एक बात याद रखो कि जो इक्विलिब्रियम है ना, वो हर रिएक्शन में आता ही आता है, ठीक है? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ना डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। डेल्टा जी याद है, मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया था। डेल्टा की जी क्या होता है? वो एनर्जी होती है सिस्टम की जो नॉन पीवी काम को करने में यूज की जाती है, एनर्जी होती है मतलब। तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए किसी भी तरह की एनर्जी का खर्चा नहीं होता है, मतलब इक्विलिब्रियम आने के लिए ना तो एनर्जी देनी पड़ती है, ना एनर्जी हमें मिलती है, कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होता, तो ये आता ही आता है इक्विलिब्रियम, है ना? अब सुनना मेरी बात, आप मान लो आपके ना क्यू की वैल्यू
ठीक है, मान लो आप ये k की वैल्यू बड़ी है और q की वैल्यू छोटी है, q छोटा है k बड़ा है, तो q को अपनी वैल्यू बड़ा बढ़ा के किसको अचीव करना है, k को। क्योंकि मैं बोल रहा हूं हर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। तो मान लो एक रिएक्शन हो रही है जिसमें अभी मान लो यहाँ पे k की वैल्यू मान लो ये 5 है, तो 5 वैल्यू है k की है। अब मान लो हमारे q की वैल्यू 3 ही है अभी, तो q की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 5 है, इसका मतलब उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है। तो रिएक्शन क्या करेगी, इक्विलिब्रियम में ले जाने की कोशिश करेगी अपने आप को। कैसे ले जाएगी, अपने Q की वैल्यू को किधर पहुंचाना जाएगी, 3 से 5। अच्छा बताओ, Q की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो बढ़ानी पड़ेगी तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या करे जिससे वैल्यू बढ़ जाए Q की, C और D की वैल्यू बढ़नी चाहिए और A और B की वैल्यू घटनी चाहिए, हाँ कि ना। यस सर। देखो मैं कह रहा हूँ Q की वैल्यू बढ़ा के मुझे 3 से 5 करनी है, Q की वैल्यू इंक्रीज करनी है। इंक्रीज कैसे होगी, जब C और D की वैल्यू बढ़े और A और B की वैल्यू घटे। मानते हो कि नहीं मानते हो, बताइए भाई। यस सर। नहीं आया, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। हमने कहा यार जैसे मान लो एक रिएक्शन है, मान लो ऐसे A प्लस बी गिव समथिंग समथिंग, तो मान लो T बराबर 0 पे इसके 4 मोल है, इसके 5 मोल है और ये 4 मोल है। अभी इक्विलिब्रियम नहीं है बेटा, तो इस समय पे आप यदि लिखोगे इसका कुछ भी, जैसे लिखोगे कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय A बाय B, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, तो चीज जो आएगी ना कांस्टेंट, ये क्यों रहेगा। तो क्यू कब डिफाइन करते हैं, जब इक्विलिब्रियम नहीं होता है। जब इक्विलिब्रियम होता है तो के डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जब Q की वैल्यू K के बराबर आएगी, इसका मतलब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो Q की वैल्यू छोटी है, Q की वैल्यू मान लो 3 ही है और K की वैल्यू 5 है, तो अभी आप यहाँ पे खड़े हो, आपकी रिएक्शन में Q की वैल्यू 3 आ रही है, तो अभी आपको पता है क्योंकि आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब होगा, जब Q K के बराबर होगा। सही है, तो रिएक्शन इसको अचीव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम आता ही आता है रिएक्शन में। क्यों आता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम को अचीव करने में किसी भी तरह का एनर्जी का खर्चा नहीं होता है। तो हम इस 3 को बढ़ा के 5 करना चाहते हैं, मतलब Q की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो Q का फॉर्मूला देखो, Q की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब C और D बढ़े और A और B घटे। यार ये बात समझ में आ रही है, C और D बढ़ेंगे कब, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। देखो जब फॉरवर्ड में जाएगी तो C और D मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे और A और B घटेगा। तो जब Q की वैल्यू छोटी होती है ना K से, तो रिएक्शन किधर जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखो इसका उल्टा सोचो, यदि मान लो Q की वैल्यू ज्यादा है, K की वैल्यू कम है, तो Q को छोटा कर करके हमें K पे लाना है, तो Q की वैल्यू घटेगी कैसे, Q की वैल्यू घटेगी जब C और D की वैल्यू कम हो और A और B की वैल्यू ज्यादा हो। A और B ज्यादा हो और C और D कम हो, तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। ये समझ में आता है क्या आप लोगों को, बताओ। सर आ गया। आ गया, तो इसको लिखेंगे बेटा। तो ये सवाल आपके नीट में आ सकता है, जब Q की वैल्यू K के बराबर होती है तो इक्विलिब्रियम होता है। यदि Q छोटा रहेगा K से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट जाएगी, यदि Q बड़ा रहेगा K से तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट जाएगी। जैसे मैं क्वेश्चन अभी करके भी बताऊंगा, बट पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बेटा, 1 मिनट। अभी मैं इसका क्वेश्चन भी करके बता रहा हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये इसका न्यूमेरिकल करके बता देता हूँ।
अगर हमें रिएक्शन कांस्टेंट की सर डेफिनेशन लिखनी हो तो सर हम क्या लिखें? बेटा डेफिनेशन कुछ भी नहीं होगी, एक नंबर है ये, राइट? एक कांस्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा क्या आपने सबने एक बारी देखो, अभी मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो एक रिएक्शन ऐसे गिवन है आपको, ऐसे आएगा क्वेश्चन, A+B गिविंग 2C, है ना? ऐसे बोला जा रहा है कि भाई T बराबर T टाइम पर, ठीक है, इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, इसके 4 मोल है, ठीक है, ऐसे गिवन है। इस रिएक्शन का Kc लेट से हमें दे रखा है 6, है ना? ऐसा आएगा Kc, मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें पूछा जा रहा है कि रिएक्शन अब कहां जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, कहां जा रही है? तो देखो अभी ये T बराबर T, मतलब इक्विलिब्रियम का टाइम नहीं है, तो हम पहली बात तो इसका Q लिखेंगे। Q क्या लिखेंगे? C की पावर 2, स्टोइकियोमेट्री है, A की कंसंट्रेशन इनटू B की कंसंट्रेशन। तो ये T बराबर T पे है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है ये, इसलिए Q लिखेंगे। कि क्या आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, 3 दूनी 6। तो ये कितना आ गया अपने पास? ये अपने पास आ गया कितना? ये था 3, ये हो गया 8/3, है ना? तो ये अब हमने पता चल गया Q K के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है Q की वैल्यू छोटी है K से। Q की वैल्यू क्या आ रही है? छोटी। तो Q को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है तो C को बढ़ना पड़ेगा और A B को कम होना पड़ेगा। तो C कब बढ़ेगा? जब रिएक्शन किधर चली जाएगी बताओ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर अभी सबको? बताओ, बताइए, बोलो भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन? देखो सब लोग। सर ये अपॉन में 6 कैसा आया? 16 अपॉन में 6 कैसा आया? बेटा 2 इंटू 3, देख 2 इंटू 3, यस A सर, की याद कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन। यस सर, यस। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बन के। तो इसलिए मैंने तीनों कंडीशन बताई। यदि Q K के बराबर जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, छोटा आएगा तो फॉरवर्ड, नहीं तो बैकवर्ड। ठीक है, आप यहां से भी समझ सकते हो ना कि यदि Q की, अब Q को K बनना है, Q की वैल्यू कहां पे जानी चाहिए? K पे। तो Q की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब ये C बढ़े, A और B घटे। ये तो कब हो सकती है? जब प्रोडक्ट ज्यादा बने, रिएक्टेंट अपने आप कम हो जाएगा। क्लियर अभी सबको? बताओ। और सर आपको क्वेश्चन देख के पता कैसे चला कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है? बेटा क्योंकि Kc की वैल्यू 6 दे रखी है। यदि मेरे Q की वैल्यू 6 के बराबर आ जाती तो बोल देता इक्विलिब्रियम में है, लेकिन वो तो 8/3 है ना। सही बेटा? नहीं सर, जैसे हमें इक्वेशन दे दी ऊपर वाली, तो सर आपने इसे देख के पता हाँ। कैसे? क्योंकि बेटा नहीं दे रखा ना, T बराबर T पे दे रखा है। यदि ऐसा लिखता कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इन सब की, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन नहीं है, किसी भी रैंडम टाइम पे कंसंट्रेशन है। इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, किसी भी रैंडम टाइम पे गिवन है मुझे, तभी तो Q लिखा। ओके सर, अब क्लियर है। और पूछ लीजिए, आपको जो भी डाउट हो मैं बता दूंगा, बट ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है आगे तक। और सर ये क्यों मतलब कि क्यों लेस देन K क्यों आया? बेटा देखना 8/3 की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 पॉइंट समथिंग ही तो रहेगी बेटा। कितनी होगी? 2.6। 2.6 तो छोटा है ना K से। Kc की वैल्यू 6 है, Q की वैल्यू 2.6 है, तो 2 पॉइंट छोटा है 6 से ना बेटा। तो अगर तो सर इसके बराबर आनी चाहिए थी हमारी वैल्यू। हाँ बेटा बराबर आनी चाहिए थी तो आंसर हो जाता इक्विलिब्रियम में है, लेकिन छोटी आई तभी तो बोला फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट चलेगी। सही है, बड़ा आता तो बैकवर्ड बोल देता। अच्छा सर, मतलब कि 6 से बड़ा होता तो बैकवर्ड। हाँ, क्योंकि मान लो Q की वैल्यू यदि बड़ी आ रही है K से, तो Q को छोटा, Q की वैल्यू छोटी करनी पड़ती। Q की वैल्यू छोटी कब होती? जब C कम होता। सही बात है, C कम होता कब? जब रिएक्शन बैकवर्ड जाती। सही है बेटा? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको सर, स्क्रीन हो शो हो रही रही है? यस सर, अब हो रही है। यस सर, हो रही है। बेटा हाँ, वो तेरे सिस्टम में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हाँ, अब ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ क्या यार? रिएक्शन क्वेश्चन का बताओ, थम्स अप करो, जल्दी जल्दी मैं गिनूंगा। सब लोग फटाफट फटाफट दबाओ, जिसको समझ में आ गया है स्पीड से, फटाफट फटाफट फुल स्पीड में, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी सब जल्दी फटाफट फटाफट, पता चल जाए मुझे जिससे यार। बहुत सारे लोग हैं, मनु, मेघना, मेघा, ऋतु, आपने कुछ नहीं किया, बबीता, बबली, दिशा,
दिया, फटाफट फटाफट देखो बेटा, नहीं आया तो पूछो, नीट में आएगा, पहले बता रहा हूं, बहुत काम आएगा, ये आगे भी काम आएगा आपको, और ठीक है, सर आगे भी बैकवर्ड का काम आएगा, क्वेश्चन ये कैसे आएगा? कई जगह काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। बैकवर्ड का भी सेम ही आएगा बेटा, क्यू की वैल्यू निकालनी है तेरे को बस, वो अभी मान ले क्यू की वैल्यू निकालता, कोई और डेटा ले लूंगा, क्यू की वैल्यू ज्यादा कर दूंगा, वो तो छोटा सा न्यूमेरिकल हुआ ना, सही है। चलो अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा आज की क्लास में, ये बस सीख के जाना और अगली क्लास में इसको दिमाग में लेके आना है। तो जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अगली क्लास में, तो मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया, H2 + Cl2 gives 2HCl, आपको ना बेटा ध्यान से रखना, आपको इनिशियली ना कुछ मोल्स गिवन होंगे या कंसंट्रेशन, T = 0 लिखना होता है, ठीक है। T = 0 मतलब होता है कि आप इनिशियल कंडीशन पर है, ठीक है। तो आप लिख, मान लो T = 0 पे इसके A मोल दे रखे हैं, इसके B मोल दे रखे हैं, मोल ले रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना भी जो बता रहा हूं, कि T = 0 पे इसके A मोल ले रखे हैं, इसके B मोल ले रखे हैं, और ये 0 है क्योंकि प्रोडक्ट अभी बना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको T = इक्विलिब्रियम पे लेके जाते हैं। इक्विलिब्रियम पे कैसे लेके जाते हैं, मान लेते हैं कि इसके अंदर से X घट गया, कितना घट गया इसके अंदर से X, तो A था, X घट गया, तो कितना बचेगा बोलो सब लोग, A - X, बोलो भाई। मैंने मान लिया कि H2 में से X कम हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब एक रिएक्शन को देखो सब, जब H2 का 1 मोल खर्च होता है तो Cl2 का भी 1 मोल खर्च होता है, और HCl के कितने मोल बनते हैं, 2। ये बात समझ में आ रही है सबको? देखो H2 + Cl2 Yes, मतलब sir. H2 का जब 1 मोल खर्च होगा तो Cl2 का भी 1 मोल खर्च होगा, और HCl के कितने मोल बनेंगे, 2। तो यदि H2 में से X घटाया है तो Cl2 में से भी X घटाना पड़ेगा, बोलो। यस आया सर। ना, ये बात समझ में आ रही है? सर तो नहीं ये समझ कितना में बनेगा आया। यहाँ पे बताओ, ये कितना? हाँ बेटा सुन, मैं तेरे से कह रहा हूँ, ये समझ में आया जो मैंने लिखा है, H2 का 1 Yes, मोल है sir, तो ये तो Cl2 आ का भी गया। 1 मोल और HCl 2 बनेगा, ये बात समझ में आ रही है? तो देख, मान ले लड़की, मान ले कि T = इक्विलिब्रियम जब आया इसके अंदर से, तो H2 में से X कम हो गया, तो बचा कितना, A - X। तो जब इसमें एक खर्चा होता है इसका, तो इसका भी तो खर्चा 1 होता है, तो यदि इसका X खर्च हुआ तो Cl2 का भी X खर्च होगा भाई, 1 पे 1 खर्चा है, 10 पे 10 है, Yes, 20 पे sir. 20 है, X पे कितना आएगा, X। तो B में B भी Cl2 कितना बच जाएगा, B - X, सही है लड़की? Yes, sir. अच्छा यहाँ कितना बनेगा HCl, कोई बता सकता है आप में से, HCl कितना बनेगा? यदि ये X खर्चा है और ये भी Sir, X है, तो ये A कितना + बचे, B 2X। ये कितना बनेगा बेटा, 2x 2x। ये बात समझ में आ रही है? यस यस और नो? अच्छा अब देखो इसका सवाल कैसे करते हैं, अब यदि Kc लिखना होता है तो Kc कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन का, अभी मैं सब हाइपोथेटिकल कर रहा हूं जिससे समझ में आ जाए। कैसे लिखेंगे, HCl की पावर 2, H2 की पावर 1, Cl2 की पावर 1, सही है। अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, जो भी सवाल में वॉल्यूम गिवन है, क्योंकि अपने मोल है, हम कंसंट्रेशन में बात करते हैं। तो अब इसको वैल्यू कैसे लिखोगे आप, 2x/v का होल स्क्वायर, A - x/v, B - x/v, और ये सब कुछ न्यूमेरिकल होगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेरा सॉल्व नहीं हो सकता अभी क्योंकि मैं वेरिएबल लिया है। ये सबको समझ में आ रहा है, लिखने का तरीका बताओ, हाँ या ना? बताओ भाई, फटाफट बोलो सब लोग। अच्छा यदि समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनो, मैं थोड़ी डिफिकल्ट रिएक्शन ले रहा हूँ, इसमें हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो अब हमेशा ऐसे ही करना जैसे मैं करा रहा हूँ। देखो N2 + thrice of H2 gives twice of NH3। अच्छा मान लो इसमें T = 0 पे इसके A मोल लिए, इसके B मोल लिए, इसके 0 लिए। अब मान लो इसमें से X घटा दूं तो मैं A - X लिख रहा हूं, तो बता सकते हो B माइनस क्या लिखूंगा, B - बताओ। मैंने कहा N2 नहीं, अब यही देखना है आपको। देखो -3 जब नाइट्रोजन का 1 मोल खर्च होता है तो हाइड्रोजन के कितने मोल खर्च होते हैं, 3। देखो 1 मोल पे कितना खर्च है इसका, 3 है ना बेटा। तो यदि आपने नाइट्रोजन, देखो 1 मोल पे 3 का खर्चा है, तो यदि उसका X खर्च होगा तो H2 का कितना खर्च हो जाएगा बोलो। क्या 3। देखो 1 मोल पे 3 का खर्चा हो रहा है यार, तो X पे कितना खर्चा होगा, 3x। तो B माइनस कितना लिखोगे आप, 3x। अच्छा यहाँ पे कितना लिखोगे बताओ, NH3 में, NH3 में कोई बताएगा कितना, देखो इसके 1 मोल से 4x ये कितना बनता है, 2 मोल बनता है, 1 से 2 बनता है बेटा, तो X से कितना बनेगा, क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो मैं ऊपर से इसकी स्टैइक्योमेट्री से देख रहा हूं, इसके 1 मोल पे इसका खर्चा 3
मोल का है, बनता 2 मोल है, तो बी में से खर्च किया 3x, बनाया 2x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? ये इस चैप्टर का बेस है बेटा, इसके बिना एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। क्लियर है? सर जो आपने फर्स्ट वाला लिया था उसमें Yes आपने or दोनों no? मोल्स लिए थे तभी 2x आया था। बोलो भाई। बेटा तू स्टाइकोमेट्री को देख बस, मैं कुछ भी लूं, मतलब इक्वेशन बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। जैसे सुन, PCl5 gives PCl3 plus Cl, मैंने इसका A मोल लिया तो ये दोनों 0-0 बनेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है। अब मान ले मैंने इसमें से x घटा दिया, तो बताओ यहाँ कितना बनेगा? सोचो, बताओ यार, सर 1x खाली x। बताओ बताओ। हाँ सर 1x, क्योंकि देखो इसके 1 मोल जब ये टूटता है तो इसका 1 मोल बनता है, 1 मोल बनता है, तो यहाँ भी x बनेगा, यहाँ भी x बनेगा। सब कुछ स्टाइकोमेट्री पे है बेटा, यदि आप वो समझ पा रहे हो तो बहुत ही इजी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके बिना ये चैप्टर नहीं लेगा, पहले बता रहा हूँ। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब देखो ध्यान यस से। सर अब क्लियर है। तो सर बस याद एक रखना। बार repeat कर दो। हाँ क्या बेटा? सर ये 2x/v आपने क्यों नहीं लिखा? बेटा ये मोल दे रखे थे, कंसंट्रेशन लिखते हैं ना केसी में, तो मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करके तो लिखना पड़ेगा, ओके सर। इसलिए। हाँ और बोलो, सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो सर। कौन सा रिपीट करना है बेटा? सर फर्स्ट वाला एग्जांपल। बेटा मैं तो सिंपल बता रहा हूँ, देख तू एक तो रटने की कोशिश मत करना, समझना कि देख सबसे पहले तू स्टाइकोमेट्री देखा कर, तू पहले रिएक्शन को समझ। रिएक्शन क्या बोल रही है कि हाइड्रोजन का जब 1 मोल रिएक्ट करता है क्लोरीन के 1 मोल से तो 2 मोल HCl के बनते हैं। ये बात समझ में आ रही है तेरे को? अब देख, यदि तूने इसके A मोल लिए, इसके B मोल लिए, तो मान ले तूने H2 में से X का खर्चा करा, X खर्च हुआ, तो यदि हाइड्रोजन का X खर्चा होगा तो H2 का भी एक ही खर्चा होगा क्योंकि 1 पे 1 है, तो तूने B - X लिखा। फिर कहा इसके 1 मोल से कितना बनता है? 2, तो X से कितना बनेगा? 2x, क्योंकि वो इनिशियली 0 था तो वो बना है तो मैंने 2x लिख दिया। क्लियर बेटा? क्लियर है? यस सर। सिमिलरली देख, यहाँ पे A मोल लिया, B मोल लिया, तो पता है 1 मोल पे 3 का खर्चा है, तो यदि इसमें से x घटा रहा हूं तो यहाँ पे 3x घटेगा, और 1 मोल से दुगना बनता है तो मैंने इसमें से x घटाया तो यहाँ 2x बनेगा। सही है? यस सर। देख लीजिए बेटा, सब लिख लीजिए, ये पक्का आना चाहिए आपको, तभी आप अगली क्लास मेरी झेल पाएंगे, नहीं तो अगली क्लास में हालत खराब हो जाएगी। और ये पढ़ के भी आना अगली क्लास में, बिना पढ़े मत आना, दिक्कत आएगी, क्योंकि ये चैप्टर का मेन थीम है। ठीक है? फिर मैं आपको अगली क्लास में ये समझा के ली चैटरले प्रिंसिपल समझा दूंगा, तो एटलीस्ट मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का।